मैं संजय शुक्ला, राजनीति विज्ञान का विषय विशेषज्ञ, आज पुनः इस क्लास में नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर एसजीसी के प्लेटफॉर्म पर बीए प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान यानी बीए प्रथम वर्ष के में राजनीति विज्ञान विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। ध्यान रखेंगे ये 2020-21 से लागू होने वाले नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं और इसको ध्यान से हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नया सिलेबस है और बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। इस बार का सिलेबस जो है आपके लिए भविष्य में जो भी करना चाहते हैं, जो भी तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, वो सभी में सहायक है और यहाँ से महत्वपूर्ण सवालें आपको राइज होती हैं। परीक्षा में भी सवालें आएंगी जो आपके बीए स्तर की है और आगे भी जो तैयारी करेंगे और भी परीक्षाएं देंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है उस सिलेबस में सीधे जो पुराना सिलेबस था उसमें उसके विपरीत इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और राजनीति की चर्चा की गई है, यानी उसी से संबंधित बातों को रखा गया है, टॉपिकों को रखा गया है। तो हम लोगों का जो आज का जो चैप्टर है वो प्रथम चैप्टर है, यानी राजनीति विज्ञान विषय में जो सेकंड पेपर है उसका जो पहला चैप्टर है वो है संवैधानिक विकास। और इस संवैधानिक विकास पे चौथे अधिनियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और चौथे अधिनियम में यानी जो आपका पहला अध्याय है उसका चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे और चौथा अधिनियम है वो अधिनियम है 1909 का अधिनियम। ये ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और यही से भारत में माना जाता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है यानी फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो सरकार उसको संस्थागत रूप देती है और उसे लागू करती है और इसी के आधार पर आगे के जो सुधार हैं 1919 के एक्ट, 1935 के एक्ट, उसमें इसका विस्तार किया जाता है और आगे अपना जो शासन है 40 वर्षों तक सरकार इसी तरह की नीतियों को अपना करके जारी रखती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें भारत में जो सांप्रदायिकता है वो संस्थागत रूप लेती है, इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो अभी तक हमने देखा 1892 के एक तक उसमें जो बातें कही गई थी उसका विस्तार इसमें भी किया गया है। और उसका विस्तार क्या है कि इसमें जैसे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार और शक्तियों में वृद्धि की गई, तो पहले संख्या भी बढ़ाई जा रही है और दूसरी चीज़ जो प्रक्रिया पहले, इसीलिए संवैधानिक विकास इसको कहते हैं कि जो पहला अधिनियम, इससे पहले जो अधिनियम आया उस अधिनियम में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए नया अधिनियम लाया गया। यानी 1892 में जो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए थे उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद नया अधिनियम लाती है 1909 का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि इसके अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों के। तो उद्देश्य है कि 1909 का जो अधिनियम है एक्चुअल में इसकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो हम लोग जानते हैं कि जो मुख्य विषय है वो है 1909 का अधिनियम। अब इस अधिनियम को एक नया नाम से भी हम जानते हैं। अभी तक जो एक्ट पारित किए गए ब्रिटिश कालीन भारत में वो सिर्फ अधिनियम कहलाए, चाहे 1858 हो, 1861 हो, 1892 हो। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात है कि ये जो अधिनियम है 1909 का, ये वायसराय ऑफ इंडिया और जो भारत सचिव होता था, जो भारत के शासन संचालन की महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी, जो दो कड़ियाँ थी, वो वायसराय ऑफ इंडिया जो भारत में शासन को चलाता था और फिर जो ब्रिटेन में रहता था भारत सचिव जिसके बोलते हैं, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, वह सदस्य भारतीय मामलों का नियंत्रण और निर्देशन करता था संसद की ओर से, यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से। तो ये दोनों मिल करके भारत में जो नए सुधारों की योजना बनाए, उसी योजना को ब्रिटिश संसद ने एक्ट के रूप में, कानून के रूप में एक मूर्त रूप दिया। अभी चूंकि इनके सुझाव पर ये पारित हुआ था, इसीलिए 1909 के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें जाने क्या है कि जो मार्ले हैं ये भारत सचिव हैं, ध्यान रखेंगे, भारत सचिव। और इसमें जो दूसरा नाम है मिंटो, ये तत्कालीन समय में वायसराय ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ध्यान देंगे हम लोग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय।
तो अब इस तरह अगर ये दोनों लोगों की प्रेरणा से, दोनों लोगों के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार चूँकि एक्ट बनाती है, संसद बनाती है, एक्ट जो पारित करती है, तो चूँकि इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। तो आगे हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण एक्ट आएगा 1919 का एक्ट, तो वो भी तत्कालीन जो वायसराय ऑफ इंडिया हैं और भारत सचिव हैं उनके नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों की प्रेरणा से, उन्हीं लोगों के सुझाव पर और सहमत पर ये एक्ट बनाए जाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि जो 1909 का अधिनियम है उसको मार्ले मिंटे सुधार के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए कि सुधार चूँकि हमने बताया कि रिफॉर्म है ये, और रिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि आवश्यकता होगी तभी हम पुरानी चीज़ों में नई चीज़ जोड़ेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे और रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी उसको हम रिफॉर्म कहेंगे। तो इसके पीछे कुछ कारण तो होने चाहिए। तो कारण क्या है? तो पहला कारण जो 1892 का एक्ट है उसी में हम देखते हैं कि जो 1892 का जो एक्ट पारित किया गया उसमें जो प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं हैं, यानी जो केंद्रीय विधानसभा है और जो प्रांतीय विधानसभा है यानी परिषद है, उसमें जो उसका आकार था, जो उसकी शक्तियाँ थी वो कम थी, और इतनी कम थी कि वो भारतीयों के लिए कहीं भी संतोषकारक नहीं थी। इसलिए भारतीयों ने लगातार आवाज़ उठाया कि नहीं, जो ये प्रतिनिधित्वात्मक संस्था है, जो विधान परिषद है, इसकी आकार और शक्तियों में वृद्धि किया जाए, यानी इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए, और शामिल करने के साथ भारतीय जो सदस्य शामिल होते हैं, जिसे गैर सरकारी सदस्य करें, उन सदस्यों को कहीं न कहीं डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की ओर बढ़ा जाए। दूसरी चीज़, उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको बढ़ाई जाए, जिससे सरकार के कार्यों को भारतीय जनता के हित में प्रेरित कर सकें, यानी उनको अधिक से अधिक शक्तियां दिया जाए। इसी को ध्यान में रख करके 1909 का एक्ट आया, जिसे हम मार्ले मिंटे रिफॉर्म कहते हैं। तो हमने देखा, अब इसमें देखते हैं कि शक्तियों की वृद्धि से पहले हम लोग देखते हैं जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदें हैं इनका विस्तार कैसे किया गया, यानी विस्तार किया गया तो इनकी सदस्य संख्या क्या थी। तो अगर सदस्य संख्या देखें तो हम पहले केंद्रीय देखते हैं, यानी केंद्रीय विधानमंडल की संरचना देखते हैं। अब जो केंद्रीय विधानमंडल की संरचना है इसमें कुल 69 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, यही सब महत्वपूर्ण होता है जो आपको नॉलेज में रखने होती हैं, यानी नोटिस करनी होती हैं पढ़ते समय। यानी कुल सदस्य कितने हैं? 69। अब ध्यान दीजिएगा, इन 69 सदस्यों में जो 9 सदस्य हैं ये सरकारी सदस्य कहलाते हैं, और ये सरकारी सदस्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, और ये सरकारी सदस्य होते हैं, और इन पे ये सीधे सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार के हित में बात करेंगे, तो इनको हम पदेन सदस्य कहते हैं। अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब ये कह रहा है कि 9 पदेन सदस्य हैं और इसमें 60 और सदस्य शामिल होते हैं। अब जो 60 और सदस्य शामिल होते हैं इसको हम अतिरिक्त सदस्य कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अतिरिक्त पूछता है कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 1909 के अधिनियम के द्वारा कितनी निर्धारित की गई, तो वो सदस्य संख्या कितनी है? 60। तो अभी अगर इस तरह 60 को 9 से जोड़ दिया जाए और 60 और 9 को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो कुल सदस्य संख्या कितनी निकल के आती है? 69। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 60 अतिरिक्त सदस्य संख्या हैं इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये 9 तो सरकारी काउंसिल के जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद है उसके सदस्य हैं, इन पे हमको चर्चा नहीं करनी है, इनको सिर्फ जानना है कि इनकी संख्या कितनी थी। उस समय 9 थी। अब अतिरिक्त सदस्य जो 60 हैं ये 2 भागों में विभाजित हैं। 28 सदस्य, अगर 28 सदस्य देखें तो शासकीय सदस्य हैं। शासकीय सदस्य मतलब ये सीधे सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनोनीत करता है, यानी इनका चुनाव नहीं होता है। तो अगर ये 28 सदस्य को 9 सदस्यों में जोड़ दिया जाए, यानी 9 को 28 में जोड़ दिया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 37 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय विधानसभा का विस्तार किया गया, लेकिन 9 पदेन सदस्य ये भी सरकारी हैं और 28 जो अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए वो भी सरकारी हैं, यानी सरकार द्वारा मनोनीत हैं। तो दोनों जाहिर सी बात है कि किसी भी मुद्दे पर विधानसभा में एक मत होंगे, यानी सरकार के साथ जाएंगे। तो सरकार के साथ जाएंगे तो इस तरह हम सरकारी सदस्यों की कुल संख्या देख लें तो कितनी हो जाती है? 37। इसको इसलिए नोटिस में रखना है
क्योंकि जब भी कोई सरकार प्रस्ताव लाएगी या जो भी गैर सरकारी सदस्य हैं, भारतीय जनता प्रतिनिधि हैं, सदस्य लाएंगे, तो उसमें जो मतदान होगा, वोट कास्टिंग होगी, वो देखेंगे तो उसमें बहुमत जो होगा वो सरकारी सदस्यों का होगा। क्यों होगा? अभी यहाँ 32 बचे हुए हैं। ध्यान दें कि इस अतिरिक्त सदस्यों में 32 ऐसे सदस्य हैं जिसको हम अशासकीय कहते हैं या गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। यही जनता के नुमाइंदे हैं एक्चुअल में। अब जनता के नुमाइंदे हैं जो शासकीय अशासकीय सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 32 है। अब इसमें भी देखिए 37 तो ये पहले से हैं, अब 32 हैं। तो इस 32 जो अशासकीय गैर सरकारी सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 5 सदस्य और ऐसे हैं जिनका मनोनयन होता है, चुनाव नहीं होता है, यानी इलेक्शन जनता के द्वारा वो चुने नहीं जाते हैं। 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अगर हम देख लें थोड़ा सा, तो 9 और 28 ये भी शासकीय हैं, और जो अशासकीय सदस्य हैं उसमें से भी 5 सदस्य गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मनोनीत करता है। तो 37, 5, 42 सदस्य विधानसभा में ऐसे होंगे कि जो सरकार का फेवर लेंगे। अगर सरकार का फेवर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब भी विधानसभा में मतदान की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसमें क्या होगा कि जो गैर सरकारी या अशासकीय सदस्य हैं वो अल्पमत हो जाएंगे, और इस तरह सरकार का बहुमत केंद्रीय विधानसभा में बना रहेगा। तो ये हम लोगों को नोट करने वाली बात है कि जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहता है, और फिर अतिरिक्त सदस्य यानी जिसको अशासकीय या गैर सरकारी सदस्य, उनकी संख्या जो 27 है, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसको हम लोग निर्वाचन प्रक्रिया आगे देखते हैं, लेकिन ये कम होती है इनकी संख्या, ये बहुत सरकार को प्रभावित नहीं कर पाते। अब हम लोग देखते हैं कि इन जो ये सदस्य हैं जिनको हम कह रहे हैं 27, तो एक्चुअल में इन्हीं का निर्वाचन हो रहा है। तो ये जो 27 सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि 1892 के अधिनियम में हमने निर्वाचन शब्द देखा, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन होता है, लेकिन ये भी निर्वाचन एक तरह का इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया गया है। ये मताधिकार जो है समुदाय आधारित है, यानी वर्ग आधारित है और भेदभाव पर आधारित है। ये नहीं है कि सभी जनता को इसमें शामिल किया जा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, और इसको डायरेक्ट इलेक्शन हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कह सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में इसलिए नहीं प्रत्यक्ष हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि जनता में से कुछ ही लोग, जैसे जमींदार हो गए, टैक्स देने वाले हो गए, या मान लीजिए कि नवाब हो गए, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हो गए, या फिर मुस्लिम वर्ग था उसमें से कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी जो मतदान का अधिकार था वो सीमित था और भेदभाव पर आधारित था। इस बात को आप जरूर नोटिस में लेंगे। अब देखिए, तो ये चुनाव जो 27 सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, यहाँ एक्चुअल में निर्वाचन हुआ, इसलिए यहाँ निर्वाचन हम लोग प्रयोग करेंगे 27 के लिए। इसके लिए मनोनीत शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए कि ये 27 सदस्यों को भी 4 वर्गों में बांटा गया, यानी ये जो 27 सदस्य हैं 4 श्रेणियों में इनको बांट दिया गया। यानी ये अलग अलग लोगों के द्वारा निर्वाचित होंगे। जैसे 13 सदस्य, यहाँ पे ध्यान देंगे, 13 जो सदस्य थे इनको साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाना था। अब ये जो साधारण निर्वाचन मंडल है क्या, तो यहाँ ध्यान देंगे कि 1892 का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर इस चीज़ को दोहराते हैं कि जो साधारण निर्वाचन मंडल है उसका निर्माण जो प्रांतीय असेंबली है, जो प्रांतीय परिषद है, उस परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो सदस्य केंद्रीय विधानसभा के गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अगर इस तरह देखें तो जो 13 सदस्य हैं साधारण निर्वाचन क्षेत्र अर्थात प्रांतीय विधानसभा के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब 6 सदस्य और लेते हैं। 6 सदस्य हिंदू जमींदारों द्वारा चुने जाएंगे। इसीलिए हम कर रहे हैं इसको डायरेक्ट इलेक्शन ना कहा जाए, भले ही ये जनता द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें सीमित लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। अब देखिए, जमींदारों को भी 6 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया कि वो केंद्रीय विधानसभा में जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करें। अब देखिए कि 6 सदस्य और हैं
जो 6 सदस्य इसमें पृथक मुस्लिम निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाने थे। यानी 6 सदस्य ऐसे केंद्रीय विधानसभा में रखे गए कि जो मुसलमानों के द्वारा चुने जाने थे और मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने थे, और इस पद पे, इस स्थान पे किसी हिंदू का चुनाव नहीं होना था। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इन सदस्यों को किसी हिंदू को मत देने का अधिकार नहीं था। यानी यहाँ से जो मुस्लिम सीटों पर जो चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवार थे, सिर्फ मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार था। ध्यान रखेंगे, ये इसीलिए पृथकवाद की शुरुआत इसीलिए हम मान रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जिस क्षेत्र से भी अगर चुनाव लड़ना है, कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जनता रहती है, लेकिन उस जनता में से सिर्फ मुस्लिम जनता को ही मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार था। तो इससे जो मुस्लिम प्रतिनिधि था वो विधानसभा में से मुसलमानों की बात करता था, शेष उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें जो शेष जनता रहती थी, उस जनता के हितों का प्रतिनिधित्व वह नहीं करता था, क्योंकि उसके वोट की उसको ज़रूरत नहीं थी। जिसका परिणाम हम देखेंगे कि 1947 तक आते आते, यानी 1935 के बाद परिस्थितियां इस कदर करवट ली कि जो मुस्लिम थे लगातार वो मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ, यानी मुस्लिम लीग के साथ जुड़ते गए, और अंत में इनकी ताकत इतनी हो गई पृथक निर्वाचन मंडल की कि वो डिवाइड एंड रूल के आधार पर जो भारत में शासन किया था अंग्रेजों ने, उसी के परिणाम स्वरूप भारत को 2 टुकड़ों में भी इन लोगों ने विभाजित कर दिया। तो हमने देखा कि 6 जो सदस्य हैं वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह पृथक निर्वाचन मंडल की भी शुरुआत हो गई। अब 2 सदस्य, इसमें से जो 32 में से 2 सदस्य हैं, उन सदस्यों को कलकत्ता और बंबई के जो वाणिज्य मंडल है, व्यापारी वर्ग है, उन लोगों को अपना एक एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह हम देखें कि जो ये चुनाव था, सदस्यों का जो चुनाव होना था 27 का, वो कहीं न कहीं वर्गीय आधार पर होना था, और इसमें भेदभाव था, यानी पृथकतावाद के चिन्ह दिखाई देते थे। और ये लोग कहीं न कहीं केंद्रीय विधानसभा में एकजुटता प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जो ब्रिटिश जो सदस्य हैं, यानी जो सरकारी सदस्य हैं, उसके अगेंस्ट एक खड़ा नहीं हो पाएंगे, यानी एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहीं न कहीं मनमानी कर लेगी। अब हम लोग देखते हैं कि अब एक तो हमने देखा कि विस्तार किया गया, अब देखते हैं कि सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। दूसरी बात, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये कार्यकाल इनका कितना था, जो सदस्य चुने जाते थे इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, ये ध्यान रखेंगे। अब इनके अधिकारों में वृद्धि क्या की गई, तो इनके अधिकारों में ये वृद्धि की गई कि 1892 के एक्ट में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि इन जो गैर सरकारी सदस्य हैं इनको सार्वजनिक महत्व के मामले पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। लेकिन इसमें एक बात और जुड़ गई कि अब इनको प्रश्न पूछने के अधिकार के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ध्यान देंगे, यहाँ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार देने के साथ साथ इनको सार्वजनिक मुद्दों पर प्रस्ताव पास करने, बहस करने और मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी इनके शक्तियों में वृद्धि की गई। दूसरी बात, ये बजट पर बहस भी कर सकते थे और मतदान भी कर सकते थे। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कब सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला, या कब उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, कब उन्हें सार्वजनिक मुद्दों पर प्रस्ताव पेश करने, पास करने और उस पर मतदान करने का अधिकार मिला। तो इस सभी का उत्तर क्या है, 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो रिफॉर्म। दूसरी बात ये कि इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष रखा गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रांतीय परिषद है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रांतीय परिषदों में भी विस्तार किया गया। तो जो प्रांतीय परिषद हैं उसमें विस्तार करते समय ये हुआ कि जो जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया कि जिन प्रांतों में प्रांतीय परिषद नहीं है वहाँ नए प्रांतीय परिषद वो गठित करे। और दूसरी चीज़, बंगाल में जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या, ध्यान देंगे, बंगाल में 52 कर दी गई बढ़ा करके। और जो मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत हैं, यानी मद्रास, संयुक्त प्रांत, यहाँ पे
और संयुक्त प्रांत, और जो बम्बई था, यानी बम्बई को लेते हैं तो बम्बई में ये सदस्य संख्या 47 रखी गई, यानी अधिकतम जो सदस्य संख्या है उनकी 47 थी। और उसके बाद ये जो पूर्वी बंगाल है उसमें 41 सदस्य निश्चित किए गए और बर्मा में 16 सदस्य रखे गए, यानी बर्मा की जो असेंबली थी, प्रांतीय असेंबली थी, उसके लिए भी 16 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्रांतीय असेंबली है उसका भी विस्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रांतीय जो असेंबली है इसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि गैर सरकारी जो सदस्य हैं इनका बहुमत रखा गया, यानी यहाँ पे केंद्रीय में तो सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन जो प्रांत हैं वहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। तो ये इस तरह हमने देखा कि जो 1909 का अधिनियम है, जो भारत में राष्ट्रवाद जो पनप रहे थे, 1900 बंगाल विभाजन, फिर कांग्रेस का सूरत में फूट और उग्रवादी आंदोलन, और फिर ढेर सारी जो समस्याएं थी, जो असंतोष था भारतीयों को, उसका दमन करने के लिए या उनके या एक तरह बड़ा एक मुद्दा है जो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, वो ये है कि माना जाता है 1909 का अधिनियम है, ये कांग्रेस का जो उदारवादी गुट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, कांग्रेस का जो उदारवादी गुट है इसको संतुष्ट करने के लिए लाया गया। क्योंकि जो कांग्रेस में सूरत में जो फूट पड़ी थी तो उसमें जो उग्रवादी थे वो अलग हो गए थे और कहीं न कहीं वो बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह हमने देखा कि कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए, दूसरी चीज़ मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक्ट लाया गया था, क्योंकि एक बड़ा वर्ग था जो 1/4 हिस्सा था पूरे जो भारतीय जनसंख्या है, उसको अपना समर्थक बनाने के लिए 1909 का एक्ट लाया गया। तो कांग्रेस के उदारवादी गुट को संतुष्ट करने के लिए और दूसरा मुसलमानों को सरकार अपने साथ जोड़ने के लिए इस एक्ट को लाई और भारतीय परिस्थितियों में जो असंतोष है उसको दमन करने के लिए। अब कितना सफल हुआ ये तो भविष्य पर निर्भर करेगा, और ये सफल ही नहीं हुआ क्योंकि इससे और अधिक असंतोष बढ़े, जिसका परिणाम 1919 का एक्ट आया। और फिर इस तरह देखेंगे कि आगे भी जो सुधार है उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। अगली वीडियो में हम लोग अगले 1919 के एक्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।